देखो, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन का फील हम में से सबके पास है क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो और डेरिवेटिव्स के साथ कुछ भी x का फंक्शन या y का फंक्शन मल्टीप्लाइड रह सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन which involves independent and dependent variables and derivatives of dependent variables is called differential equation। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज होती है, एक तो उसका ऑर्डर, दूसरा उसका डिग्री। ठीक है ना? तो ऑर्डर क्या कह रहा है? इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब d2y/dx², d3y/dx³ सबसे बड़ा वाला कौन सा इन्वॉल्व है, उसी के बेसिस पर उसका ऑर्डर डिसाइड होगा। तो अब सपोज सबसे बड़ा वाला इन्वॉल्व है d3y/dx³, तो हम ऑर्डर बोलेंगे 3। ठीक है ना? फिर सेकेंड टर्म है डिग्री। तो कह रहा है इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड सच दैट द डेरिवेटिव्स हैव नेचुरल नंबर पावर, देन डिग्री विल बी डिफाइंड एंड इट विल बी द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा समझना है अच्छे से। ठीक है ना? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात तो इनिशियली किस लुक में है वो मैटर नहीं करता, है ना? इनिशियली किसी भी लुक में हो, आप उसको प्रोसीड करके मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रोसीड करके ऐसा बना पाओ कि डेरिवेटिव जहां भी इन्वॉल्व हो रहा है वो एक ही फॉर्मेट में इन्वॉल्व हो, दैट इज उस पर कुछ पावर नेचुरल नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए तो हम कहते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है, अदरवाइज डिग्री ही डिफाइंड नहीं है। तो पहली बात तो ऑर्डर तो हमेशा होगा, डिग्री हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। और एक बार हम श्योर हो गए कि डिग्री डिफाइंड है तो फिर उसका डेफिनेशन होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है, उस इक्वेशन में इन्वॉल्व सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, उसी पावर को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। अब जैसे मान लो अपने सामने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है। ठीक है ना? यहां पर पहले तो ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर तो तुरंत ही डिसाइड हो गया, क्या बोलोगे? 2, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx²। अब डिग्री की बात करें तो सबसे पहले ये श्योर करते हैं कि डेरिवेटिव्स जहां भी इन्वॉल्व है उनका फॉर्मेट फिक्स्ड है, उस पर पावर कुछ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो जो कि यहां पे ऑलरेडी है तो इसका मतलब डिग्री यहां डिफाइंड है। अब इसमें फिर डिग्री के लिए क्या देखना है? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या? तो यहां पावर क्या है? 1। तो हम यहां पर इसकी डिग्री बोलेंगे 1। अब फिर इसमें यहां 5 लिखा है कि 500 लिखा है, फर्क नहीं पड़ता। लोअर वाले पे पावर कुछ भी नेचुरल नंबर लिखा होना चाहिए, क्या लिखा है उससे कोई फर्क डिग्री पर नहीं है। ठीक है? तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख गया कि हाँ डिग्री डिफाइंड है। अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर हो गया, नहीं? ऑर्डर यहां क्या बोलोगे? ऑर्डर यहां बोलोगे 3। लेकिन अभी जो फॉर्मेट है उसमें डिग्री के बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे। अच्छा, ये नहीं कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, कुछ कह नहीं पा रहे। अब हम कोशिश क्या करेंगे कि मैथमेटिकल प्रोसीडिंग से यहां पे हम वो डेरिवेटिव की फॉर्मेट बनाने में कामयाब हो पाएंगे क्या, कि जहां भी डेरिवेटिव हो वो कुछ नेचुरल नंबर पावर में हो। तो यहां क्लियरली दिख रहा है क्या करते हैं? बोथ साइड्स कर देते हैं स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आ गया? d3y/dx³ की पावर 4 और इधर x प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो बिल्कुल ठीक है, हम वो फॉर्मेट बनाने में कामयाब हो गए। तो यहां से हम इसकी डिग्री बोलेंगे, बोलो कितनी? 4। ठीक है ना? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है। फिर देखो नेक्स्ट है ln dy/dx = 3x + 4y। ठीक है ना? सबसे पहले तो ऑर्डर डिफाइंड है, मतलब ऑर्डर अपने डिफाइंड क्या मतलब ऑर्डर दिख रहा है क्या? 1। अब इसमें डिग्री की बात करें तो डिग्री की बात करें तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मेट देखना होगा। अभी तो फॉर्मेट नहीं है, ये ln के अंदर डेरिवेटिव है नहीं। तो अब यहां पर हमने अगले स्टेप में क्या किया? e⁻3x × e⁻4 है कि नहीं? e⁻3x + 4 है। अब मैं क्या कह रहा हूं, खाली हमें फोकस इस बात पे करना है कि डेरिवेटिव एक ही फॉर्मेट में आ सकता है, उस पर कुछ नेचुरल नंबर पावर, उसके साथ कुछ भी x का फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, कुछ भी y का फंक्शन मल्टीप्लाइड। ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? डिग्री क्या हो गई? बोलो ना। हाँ, इन्वॉल्व हो।
डिग्री 1। ठीक है, अब जैसे ये देखो, अब यहां पर क्या समस्या है, हम उधर d2y/dx² साइन के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि फॉर्मेट फिक्स था कुछ डेरिवेटिव पे नेचुरल नंबर पावर। अब हमने सोचा साइन को साइन वर्स बनाते हैं, तो आप d2y/dx² को फ्री कर लिए, d3y/dx³ साइन वर्स में घुस गया, है ना। तो यहां किसी भी हाल में इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो यहां से हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ऑर्डर तो अपना 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इधर e की पावर में है ना, तो हमने सोचा कि चलो लॉग ले लेते हैं तो e की पावर हट जाएगा, है ना। तो लॉग लेंगे तो वो dy/dx में घुस जाएगा, है ना। तो वंस अगेन यहाँ पे कुछ भी करो आप वो फॉर्मेट तैयार नहीं कर पा रहे, है ना। तो यहाँ पर फिर से आपने कहा ऑर्डर तो 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लैरिटी आई क्या इसमें? ठीक है ना। अब फिर इसके बाद एक चीज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप सुना हुआ है, पहले हम ये वर्ड यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ध्यान दो। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स एक ही फॉर्मेट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो डेरिवेटिव की पावर 1, डेरिवेटिव की पावर 1। कोई भी दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और इन सब के बाद y भी एक ही फॉर्मेट में इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज y की पावर 1, और वो भी किसी डेरिवेटिव में मल्टीप्लाइड ना हो। तो मतलब बेसिकली जितने डेरिवेटिव्स हैं और y, ये सारे कितने पावर में होने चाहिए, एक एक पावर में होने चाहिए, और आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। इनके साथ x का कुछ भी फंक्शन मल्टीप्लाइड चलेगा। तो देखो आपके सामने एक जनरल फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, देखो ये सब एक एक पावर में है, ऐसे ही y भी एक पावर में है, और इनके साथ कुछ भी x का फंक्शन मल्टीप्लाई। हाँ, ये सारे हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी होगा उसका 1 पावर में होना इन्वॉल्व, मतलब मस्ट है। आपस में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ना ही y किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे एक बात तो तय हो गई कि इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, और ऑर्डर इस बात पे डिपेंड करेगा कि सबसे हाईएस्ट वाला कौन है। हाँ, अगर हम ये श्योर हो गए कि ये नॉन जीरो फंक्शन है, तो फिर इसका ऑर्डर कितना हो गया, n हो गया, ठीक है ना। तो अब सोचो, अगर मान लो मैं कहूं कि हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सोचना है, तो इस पैटर्न पर सोचो तो क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या, 1, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, समथिंग f0x इंटू dy/dx प्लस समथिंग f1x इंटू y इक्वल्स टू समथिंग f2x। ये फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिग्री तो 1 होनी है, ठीक है ना। अब इसको और जनरलाइज्ड फॉर्मेट देना चाहे तो मैं f0x को डिवाइड कर देता हूं, मतलब मैं dy/dx का कोफिशिएंट क्या मेंटेन कर लेता हूं, 1, ठीक है ना। तो आपको इसका जो अपीयरेंस दिखेगा dy/dx प्लस समथिंग px इंटू वाई, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हमने इनफैक्ट इसको सॉल्व करना भी सीखा हुआ है ना। तो यही वो फॉर्मेट है। अच्छा, ये सबसे काम का फॉर्मेट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे काम की चीज है। अब यहां से जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझ हो गई, ऑर्डर, डिग्री, है ना, ये 3 चीजें हम समझ गए। तो अब यहां से अब इस चैप्टर में करना क्या है, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैंने कहा सॉल्व dy/dx इक्वल्स टू cos x, ये काम अपने लिए कुछ नया तो है नहीं, है ना। क्या करते हैं हम, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देते। तो अगर dy/dx है cos x, तो आपने इंटीग्रेट करा तो आपने क्या लिखा, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, जहां c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहली बात तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलता क्या है,
फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? सी। अरे जल्दी देखो ना, 10 घंटे से प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलता है फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है ना, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। अब जैसे यहीं पे एक और देखो सामने लिखा हुआ है, सॉल्व d2y/dx² इक्वल्स टू e⁻3x। अब इसको मैंने अगर आपको सॉल्व करने का, ठीक है ना, तो क्या होगा? पहली बार इंटीग्रेट किया तो dy/dx इक्वल्स टू e⁻3x/3 प्लस c1, ठीक है ना। अब एक बार और इंटीग्रेट किया, तो एक बार और इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ गया? प्लस c2। एक मजेदार बात अभी सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इनको सॉल्व करके हमें मिल क्या रहा है? फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। तो ये बताओ, यहां पे फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हुए? एक। यहां पे कितने हुए? तो क्या इनकी संख्या फिक्स्ड है? ठीक है ना, ऑर्डर डिपेंडेंट है ना। यहां 2 ऑर्डर था तो पक्की बात थी कि इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 ही होने वाला, समझदारी से यूज करोगे तो, ठीक है ना। फर्स्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 था तो श्योर था कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो अब इसी पर अपना आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम शुरू में 2 बातें करने जा रहे हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप समझो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलता है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स से एसोसिएटेड होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों बातें, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है फैमिली ऑफ कर्व्स, तो फैमिली ऑफ कर्व्स से हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड होगा, ठीक है ना। तो फैमिली ऑफ कर्व देके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने कह दिया, तो इसी काम को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन देख के फैमिली ऑफ कर्व निकालने कह दिया तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो मेन तो हमें सॉल्यूशन पढ़ना है इस चैप्टर में, बट फॉर्मेशन में भी एक बार को क्लैरिटी होनी चाहिए, कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। तो चलो यहां से क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां पर आपके सामने एक फैमिली ऑफ कर्व है, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, जहां a b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बनाइए कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड होगा, ठीक है ना। दूसरा कि उसमें जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतने ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। जैसे यहां पर कितने हैं? 2, तो हम श्योर है कि सेकेंड ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है, ठीक है ना। तो अब इसका रूल क्या होगा, कैसे निकालें, ठीक है ना। तो जितने इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतनी बार आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना। तो जैसे यहां कितने इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2। अभी इफेक्टिव का मतलब समझ आएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया तो y डैश आया a cos x माइनस b sin x, ठीक है ना। और एक बार और डिफरेंशिएट किया, इसका रूल फिक्स है, ठीक है ना। तो माइनस a sin x माइनस b cos x। अब यहां एक बात समझिए, अब आप गिनो तो आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस है, 1, 2 एंड 3, और आप इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को अननोन ट्रीट करिए, है ना। एंड यू हैव टू एलिमिनेट दीज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। वंस वी हैव एलिमिनेटेड, तो जो बनी जो चीज दैट इज कॉल्ड इस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और पक्की बात है, चूंकि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उससे उतना ही बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमेशा उससे एक ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। जैसे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा? 3 बार। तो इक्वेशन टोटल कितने हैं? 4। एलिमिनेट हमेशा हो ही जाना, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एवरेज क्वेश्चन हुआ तो लल्लू तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ये बहुत लल्लू तरीके से एलिमिनेट हो रहा है,
ये पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हो, माइनस वाई। तो यहां से आप कह सकते हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये इफेक्टिव का चक्कर समझना पड़ेगा। तो अब जैसे देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, 3 दिख रहे हैं, 3 है ना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये 2 ही हैं। क्या करो, आप इसको खोल जाओ। चलो एक काम करते हैं, इसको खोल जाते हैं। तो ये हमें क्या दिख रहा है, a sin x प्लस बी, और इसको खोलते हैं तो cos x इंटू cos c और माइनस sin x इंटू sin c। तो अगर देखा जाए तो जितने साइन वाली चीज है वो एक जगह इकट्ठा होंगी। देखो ना साइन वाली चीज कहां कहां है, यहां और यहां। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा जरा बोलो तो, a माइनस बी साइन सी, और cos x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b cos c। यस और नो? तो आपको जो ऐसा लुक में दिख रहा है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सोचो ना, मैंने, चलो एक काम करते हैं, एक और स्टेप लिख देते हैं तो वहां से और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, साइन एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, a माइनस बी साइन सी इंटू साइन एक्स और प्लस b cos c इंटू cos x। तो अगर देखा जाए तो ये एक आर्बिट्ररी तो हुआ है ना, ये दूसरा आर्बिट्ररी है, ठीक है ना। तो एक को हम कैपिटल ए मान लिए, एक को कैपिटल बी मान लिया, और मजेदार बात क्या कि सेम आंसर आ जाए। तो इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या लिख देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़ी सी इसमें समझदारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पे ये है, दिखने में टोटल आर्बिट्ररी कितने दिख रहे हैं, 5, लेकिन एक्चुअली देखो ये तो 3 ही है। कितने लोगों को 3 दिख रहा है? बढ़िया। जिनको नहीं दिख रहा है अभी दिखाते हैं। क्या होगा, आप इसको प्रोसीड करो तो a1 प्लस a2 और इसको खोल लो, cos x इंटू कॉस a3 माइनस साइन x इंटू साइन a3, ठीक है ना, और उसके साथ माइनस a4 इंटू e की पावर a5 इंटू e की पावर x। तो अब आप देखो आपको फॉर्मेट क्या दिख रहा है, समथिंग इंटू कॉस एक्स प्लस समथिंग इंटू साइन एक्स प्लस समथिंग इंटू ई की पावर एक्स। तो आप इसका जो फॉर्मेट बनाओगे वो क्या बनाओगे, y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी ई की पावर एक्स। तो इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हुए, कितने लोग सही समझे थे? बढ़िया। तो अब अगर हमें इससे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, तो हम क्या करें, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार। ये रूल फिक्स्ड है ना, इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है ना, न कम न ज्यादा। तो y डैश इक्वल्स टू a cos x माइनस बी साइन एक्स प्लस सी की पावर एक्स, y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स और प्लस सी की पावर एक्स, है ना, और y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स, है ना, और प्लस सी ई की पावर एक्स। अब यहां से हमें समझदारी रखनी होगी कि कितना स्मार्टली हम ये तीनों आर्बिट्ररी वैल्यूज एलिमिनेट कर लें। इक्वेशन अपने पास कितने हैं, 4, है ना। इनफैक्ट यहां पे हम एक काम करते हैं, इनको कुछ कुछ मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम फ्रेम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, जरा देखना, ये दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है, जस्ट उसका माइनस साइन का है, ठीक है ना, और एक हमें यहां और यहां दिख रहा है, जस्ट उसके, देखो रास्ता मिल गया। क्या रास्ता मिला, हम एक काम करते हैं, एक बार हम करते हैं 1 + 3,
1 + 3 करते हैं तो क्या बना, देखना, y + y" इक्वल्स टू 2c⁴x। बोलो, ठीक है। और एक बार कर लेते हैं 2 + 4, तो 2 + 4 जब करोगे, है ना, तो क्या हो गया, y' + y" इक्वल्स टू, अब दोनों का RHS क्या है, सेम। तो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा, जरा देखो तो, d3y/dx³, रुको इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, d3y/dx³, हाँ देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना, d3y/dx³, है ना, और माइनस d2y/dx², समझ पा रहे सब लोग, प्लस dy/dx और माइनस y इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये इजी चीज है ना, इसमें फंसाते कहाँ है वो देखो। अब आपको यूजुअली कोनिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट इसमें आएगा, कोनिक्स या कह लो मोर जनरलाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। जैसे कुछ एक मैं दिखाता हूं, अरे ध्यान दो, हालांकि एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली, इसके बाद का टॉपिक अपना वही है, एक बार वो पढ़ लेंगे तो फिर ये उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे क्या कह रहा है देखो, यहां कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज with focus at the origin and axis along the x-axis, ठीक है। अब यहां चैलेंज क्या है, अच्छा जो लोग थोड़ा बहुत जानते हो, एक पैराबोला को मानने में कितने अननोन्स की जरूरत पड़ती है, चुप रहो, अरे बस करो, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा मैं। हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो हमने वहां जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पढ़ी, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। सुना लग रहा है? नहीं तो उसमें एक होता है डेल वैल्यू, याद है, abc + 2fgh - ax² - bg² - ch², ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है और h² इक्वल्स टू ab है, तो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, है ना। तो अब जरा गिनो तो उस जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री में अननोन कितने हुए, ए बी सी एफ जी एच, कितने, 6। अच्छा वो दिख रहे हैं 6, एक्चुअली हुए 5, बोलो। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है h² = ab, मतलब एक्चुअली 4। कितने लोग बात समझे, अरे सब तो दिखा दिया। चलो ऐसे सोचो और मजेदार तरीके से समझाता हूं। कॉनिक्स का PHPM डेफिनेशन समझते हैं, मान लो S है फोकस और L है लाइन, तो फोकस को चलो हम मान लेते हैं अल्फा, अरे नीचे कहां देखता रहता है भाई, फोकस को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, और डायरेक्ट्रिक्स को मान लेते हैं y = mx + c। कितने अननोन हुए, 4, अल्फा बीटा और m और c, है ना। अब अगर हमें ऐसे पैराबोला की इक्वेशन चाहिए तो हम p को h के मान लेंगे और क्या इंपोज करेंगे, ps = pm, और फिर h की जगह x, k की जगह y। अननोन कितने इन्वॉल्व हुए, 4। कौन कौन से, अल्फा बीटा m और c। तो एक पैराबोला को मानने में हमें 4 अननोन की जरूरत पड़ती है, जनरल पैराबोला है तो, हाँ, बट उसमें रेस्ट्रिक्शन डालते जाते हैं तो अननोन छोटे होते हैं। इनफैक्ट एक ऐसा पैराबोला आ जाता है जिसमें हम एक ही अननोन में मान पाते हैं, दैट इज y² = 4x या y² = -4x, ठीक है ना। एनीवेज नो नीड टू वरी, ये सब तो आगे मैच्योरिटी आ जाएगी, बट आगे पूछा जाए कि पैराबोला कितने अननोन में आ जा सकता है, तो एलिप्स हाइपरबोला 5, क्योंकि उसमें ई भी आ गया ना, इसेंट्रिसिटी भी तो है वो। यहां फायदा क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी का फायदा हुआ, इसेंट्रिसिटी क्या है 1, लेकिन एलिप्स हाइपरबोला है तो एक एक्स्ट्रा अननोन भी है ना। तो एलिप्स और हाइपरबोला को कितने अननोन में माना जा सकता है, 5, ठीक है ना। वाह वाह, अरे एलिप्स के इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब तुम एक जनरल एलिप्स मानोगे तो ई निकाल कैसे लोगे, अरे वो तो किसी डेटा के लिए ई निकालेगा ना। मैं एक जनरल एलिप्स मानने बोलूं तो फिर तो इसेंट्रिसिटी ई होगा ना, आर्बिट्ररी,
कुछ भी, अरे बाबा वो तो किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक एलिप्स मानना है तो तुम्हें अननोन कितने मानने होंगे? 5 ना। ई भी तो घुसेगा। कौन कौन? अल्फा, बीटा, एम, सी और ई, ठीक है ना। सेम फॉर हाइपरबोला, ठीक है ना। ये तो अब देखेंगे आगे। तो यहां पर समझदारी क्या है? ऐसे तो कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, कुछ भी सिचुएशन आया तो हम मानते हैं उसको, तो वहां अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं होता है ना। यहां पर एक बाउंडेशन है कि हमें जो पैराबोला को मानना है उसमें अननोन मिनिमम होना चाहिए। अगर अननोन मिनिमम नहीं हुआ तो आर्बिट्ररी ज्यादा घुस जाएंगे, और वो आर्बिट्ररी ज्यादा घुसे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो, उलट सुलट हो जाएगा। तो यहां पे अब देखो सिनेरियो क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज विथ फोकस एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो यहां फिगर बना हुआ है, एक ब्लू पैराबोला बनेगा और एक रेड पैराबोला। तो इतना तो हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को समझते ही हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं समझते हैं? देखो ना क्या है, फोकस एट द ओरिजिन है ना, फोकस एट द ओरिजिन और एक्सिस का एक्स एक्सिस। तो देखो यहां पे दो ही तो फिगर बनेंगे। अब अगर हम रेड को सोचे तो ये राइट वर्ड पैराबोला है, जिसमें अगर इस लेंथ को ए बोल दें तो इसका वर्टेक्स कहां पे गया? -a,0। तो अब इसको कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को कि अगर यहां पर हम अपने आप को फील कर ले इस जगह, तो ये कौन सा पैराबोला है? y² = 4ax। लेकिन जैसे ही हम यहां से उठ के एक्चुअल ओरिजिन पे जाएंगे तो हमें दिखने लगेगा वो y² = 4a × x + a, ठीक है ना। ऐसे ही ब्लू वाला सोचो, तो ऐसे तो ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, तो अगर हम ओरिजिन को यहां फील करें तो इट इज क्या? y² = -4ax। लेकिन जैसे हम यहां से उठ के एक्चुअल ओरिजिन पे आएंगे तो हमें वो क्या दिखने लगा? y² = -4a × x - a, ठीक है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? बाकी लोग नो नीड टू वरी, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वहां पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस उसमें करेंगे, ठीक है ना, और ये बहुत मजेदार चीज होती है। तो अब देखो इसका मतलब हमें जो पैराबोला कहा गया वो हम कितने अननोन में मान लिए? एक ही अननोन में मान, है ना। तो अब यहां पर जब हमें इससे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमारे पास कितने बार डिफरेंशिएट करने का फ्रीडम है? एक बार, ठीक है ना। तो देखो हम यहां पर एक तो लिख रहे हैं y² = 4a × x + a, है ना, और एक लिख रहे हैं y² = -4a × x - a। हाँ, नो डाउट हमने यहां a को क्या ट्रीट किया हुआ है? पॉजिटिव। ये अपना क्या है? पॉजिटिव है, तभी तो लेंथ वो उतना यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हम इससे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो अपने पास कितनी बार डिफरेंशिएट करने का फ्रीडम है? एक बार। तो देखो यहां से 2y और इधर क्या हो गया? 4, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन टोटल कितने हो गए? 2। एलिमिनेट किसको करना है? a को। तो देखो यहां से मजे से एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो जहां जहां a है उसकी जगह आप ये रख दो, ठीक है ना। तो इनफैक्ट यहां देखो 4a, तो ये देखो y²। इनफैक्ट एक काम करते हैं यहां पर, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, y², और यहां जो ये 4a है उसको क्या लिख दो? 2y, ठीक है ना, और इनटू x प्लस, अब a को क्या लिख सकते हैं? y/2। एक तो y उड़ा दो, ठीक है ना। तो यहां से ये फाइनली क्या रहा देखना जरा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? तो y, इनफैक्ट 2y = क्या हो गया इधर देखना, ये अपने पास 2y = 4xy' और प्लस, ठीक है। या फिर रुको नहीं रुको ना, ये इससे ज्यादा बेटर फॉर्मेट यहां दिख रहा है। एक y उड़ा दो और इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आया? 2xy' और प्लस क्या? 2 तो कट गया ना, y' का स्क्वायर, ठीक है। y × y' का स्क्वायर, एक y तो जा चुका है, ठीक है ना। समझ गए क्या सब लोग? अब इसका देखते हैं सेकंड वाले का। तो यहां से देखो तो 2y y' कितना हो गया?
कुछ अच्छा फील हुआ क्या? सेम चीज मिल रही है, ठीक है ना? कैसे? तो अब आप यहाँ -4a को रखो वहां, तो -4a को रखोगे तो क्या होगा यहां पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y डैश, ठीक है ना? और x, और यहां से -a को क्या लिख सकते हैं? तो x प्लस, फिर से बात पकड़ में आई? तो हम वैसा सोचे या ऐसा सोचे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें एक ही मिल रहा है। और फाइनली जो अपना आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है, देखो यही जो अपना आया, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? y इंटू, नहीं d2y तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, dy बाई डी का स्क्वायर प्लस 2x इंटू, ठीक है ना? और माइनस इक्वल्स टू 0। बताओ तो इसका ऑर्डर कितना? 1। ऑर्डर तो शुरू में ही डिसाइड हो गया था, ऑर्डर तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही डिसाइड करेगा। और डिग्री कितनी? 2। अब जैसे मल्टीपल प्लेसेस पे dy dx इन्वॉल्व है, तो गाइड कौन करेगा? हाईएस्ट पावर, है ना? तो हम यहाँ इसके लिए ऑर्डर 1 बोल देंगे और डिग्री 2, ठीक है? अब जैसे देखो ये कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग लैटिस रेक्टम a, ठीक है? तो अब देखो यहां पर ये आपके सामने एक ब्लू पैराबोला बना हुआ है, ऐसा ही एक पैराबोला जस्ट रिवर्स भी बनेगा, क्योंकि क्या है? वर्टेक्स, मतलब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग लैटिस रेक्टम a। तो फील करो, एक तो ये भी बनेगा ना, है ना? तो मैंने वन ऑफ द बना रखा है, ठीक है ना? और अब मुझे इस पैराबोला को मानने के लिए कितने अननोन की जरूरत पड़ेगी? कितने? 2। क्यों? क्योंकि इसने लैटिस रेक्टम दे रखा है। लैटिस रेक्टम कितना दे रखा है? 1, ठीक है ना? फिर वही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि अगर हम अपने आप को यहां रखें तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा वाला क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। बोलो। लेकिन जैसे हम यहां से उठ के एक्चुअल ओरिजिन पे आएंगे, तो जो कैपिटल Y है उसको क्या लिख देंगे? y माइनस बीटा, और जो कैपिटल X है उसको क्या लिख देंगे? x माइनस एल्फा। कितने समझ पा रहे हो ये बात शिफ्टिंग वाली? ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा, आप ये जो पैराबोलाज हैं इनको क्या लिख पा रहे हो पता है? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं, प्लस माइनस ए, दोनों कवर हो गया? प्लस माइनस ए और इनटू x माइनस अल्फा। अब इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने इन्वॉल्व है? 2। कौन कौन से? अल्फा और बीटा, ठीक है ना? तो ये हमने मिनिमम अननोन में इसको मान लिया, ठीक है? अब मिनिमम अननोन में इसको मान लिया तो अपने पास कितने बार डिफरेंशिएट करने का फ्रीडम है? 2 बार। फ्रीडम ने इनफैक्ट कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? तो 2 बार, ठीक है ना? तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आया? 2y माइनस बीटा इंटू वाई डैश इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अरे ध्यान दो, फोकस रहो, ठीक है ना? बोलो। और यहां से एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या हो रहा है? इनफैक्ट 2 को तो उड़ा दो उधर, तो क्या हो गया? y माइनस बीटा इंटू वाई डबल डैश और प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? तो अब यहां से हम क्या चाह रहे हैं? कि ये चीजें एलिमिनेट हो जाए, है ना? तो अब ये एलिमिनेट कैसे होंगी जरा सोचो। y माइनस बीटा कैसे निकालें? देखो हम a तो नोन है ना, तो a देखो तो यहां से अपना y माइनस बीटा निकल, क्या ये आप देखो ना, y माइनस बीटा इंटू वाई डैश। इनफैक्ट मैं क्या कहूं, एक वाई डैश से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? तो जैसे ही 2y डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखो तो क्या होगा? 2y माइनस बीटा इंटू वाई डैश इंटू वाई डबल डैश और वाई डैश का क्यूब इक्वल्स टू 0। हाँ सॉरी 2 वाई डैश का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2y माइनस बीटा वाई डैश को क्या उठा के रख देते हैं? प्लस माइनस ए। तो ये फाइनली अपने पास क्या है? प्लस माइनस ए और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस क्या? 2dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। और इसको हम कुछ न्यू कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। हरी बात समझ में?
ठीक है ना। तो बताओ तो इसके ऑर्डर क्या हुआ 2, डिग्री क्या हुआ 1, ठीक है। जय देखो ये एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन लेता हूं। ऐसे मैंने क्या कहा है, फॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत रेयर ही दिखेगा, अब जेई एडवांस ने भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन y = x, ठीक है। कंसिडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन y = x। अब एक सर्कल को मानने में कितने अननोन की जरूरत पड़ती है? 3, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जहां -g - f उसका क्या होता है सेंटर, और रेडियस होता है √g² + f², ठीक है ना। तो एक सर्कल को हमें 3 अननोन में मानने की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब यहां लेकिन इसने एक फायदा पहुंचाया है क्या, कंसिडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन y = x, है ना। इसका मतलब वो g और f क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है इफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां समझने की बात है, ऐसा समथिंग p × y" प्लस समथिंग q × y' प्लस 1 = 0, जहां p और q के बारे में ये क्या कह रहा है कि वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, y एंड y'। मतलब p और q में x, y भी इन्वॉल्व रह सकता है और y' भी इन्वॉल्व रह सकता है, ठीक है ना। तो हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है वो पकड़ना है। तो अब देखो यहां सबसे पहली समझदारी कि इक्वेशन को मानने में एक तो मिनिमम अननोन इन्वॉल्व कराइए, और इक्वेशन को जितना सिंपल लुक दे के रखेंगे उतना ही इजी सॉल्विंग होगी। अब जैसे देखो इसमें अगर किसी को ये थॉट आ गया कि सर एक काम करते हैं, सेंटर को मान लेते हैं अल्फा और रेडियस मान लेते हैं r। किसी को यहां थॉट आया क्या? ये फंस जाएंगे, फिर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे उसका फॉर्मेट का लुक क्या बना, x - α² प्लस y - β² = r², बेकार फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसमें कायदा क्या कहता है, बेटर क्या है मानना, सिंपल जो सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2f, वो g और f को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, है ना। तो मैंने यहां पर मान लिया वो सर्कल x² + y² + 2αx + 2αy, है ना, और प्लस बीटा = 0। कितने आर्बिट्ररी है, 2। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, फ्रीडम है 2 बार, ठीक है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x + 2y प्लस 2α + 2αy' = 2 को उड़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हुआ, 2 यहां से उड़ चुका है ना, तो 2 यहां से उड़ चुका है। चलो लिख ही देता हूं, ये एक्चुअली क्या दिख रहा है, x + y' प्लस α + αy' = 0। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आया, 1 + y × y" प्लस y' और प्लस α y" = 0, ठीक है ना। तो अब अपना दिमाग क्या चल रहा है कि भाई सबसे पहले तो ये अल्फा उड़ाओ। तो अल्फा उड़ाने का रास्ता कौन दे रहा है, जस्ट प्रीवियस स्टेप, बोलो ना। अल्फा उड़ाने का रास्ता कौन दे रहा है, जस्ट प्रीवियस स्टेप। तो अल्फा यहां पर क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस अल्फा × 1 + y'। अरे ध्यान दो, अल्फा × 1 + y' को हम क्या लिख पाएंगे, माइनस ऑफ दिस। अरे बोलो ना, अल्फा × 1 + y' को हम ऐसा बोल पाएंगे, तो बेटर है एक 1 + y' इसमें डाल दो, ठीक है ना। तो 1 + y' डालोगे तो क्या होगा जरा देखना, 1 + y' × 1 + y × y', ठीक है ना, और प्लस y' का स्क्वायर। और अब देखो यहां पर, अब यहां क्या आया, अल्फा × 1 + y', उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, चलो मुझे डर लग रहा है, रहने दो, अल्फा × 1 + y', अभी ठीक है ना। अब यहां से क्या हो गया, ये तो कॉपी होगा स्टार्ट वाला पार्ट।
तो स्टार्ट वाला पार्ट कॉपी होगा 1 प्लस वाई डैश और इंटू 1 प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर और अल्फा इंटू 1 प्लस वाई डैश को हम यहां से लिख पा रहे हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई वाई डैश और इंटू। अब देखो, अब यहां पर ये फॉर्मेट काम आएगा। एक काम करते हैं, यहां से हम इसको उठा लेते हैं और अपना ये फॉर्मेट क्या है जरा देखो। तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है ना, कि समथिंग वाई डैश समथिंग वाई डबल डैश में मल्टीप्लाइड, समथिंग वाई डबल डैश में मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, और समथिंग वाई डैश में मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। और जो मल्टीप्लाइड है उसमें क्या फ्रीडम है, वो कुछ भी एक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब चलो यहां पे करते हैं, तो जरा देखना, तो वाई डबल डैश में यहां क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा, देखो वाई डबल डैश की सारी चीजें कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई, तो 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई, 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई, ठीक है ना। और उसके साथ एक और वाई डबल डैश है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश और ये पूरे पे वाई डबल डैश, ठीक है ना। और अब वाई डैश वाला लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा जरा देखना, तो वाई डैश वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश और इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू, बस फॉर्मेट बनाना है ना। अब देखो यहां कुछ कटता दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कौन, वाई वाई डैश प्लस के साथ और माइनस के साथ, तो क्या बना जरा देखना, वाई और माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर जाते हैं, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो ये क्या होगा अपने पास जरा देखो, तो ये देखो 1 प्लस वाई डैश 1 के साथ बोलो, ठीक है ना, और फिर 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक 1 तो सेपरेट कर लो, बोलो, तो फाइनली देखो वो लुक निकल के आ रहा है y माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश और प्लस, अब यहां ये जो स्क्वायर है ना, यहां से एक y डैश साथ रखते हैं, तो ये y डैश साथ रखो तो क्या होगा, देखो एक तो यहां से 1 प्लस, है ना, एक y डैश रख रहे हैं ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास y डैश प्लस, परफेक्ट, है ना, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया इंटू वाई डैश, अरे इंटू वाई डैश और उसके साथ अलग से कुछ नहीं, बस ऑर्गेनाइज स्टेप 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 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमें कंपेयर करके देयरफॉर क्या मिल रहा है, p क्या मिल रहा है, p की जगह देखो ये अपने पास p का रोल प्ले कर रहा है और ये पूरा अपने पास q का रोल प्ले कर, और देखो आंसर कौन कौन सा होगा, दिख गया, p हो गया y माइनस एक्स, ठीक है ना, और p प्लस क्यू की बात करें तो p प्लस क्यू देखो क्या हो जाएगा अपने पास +1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, क्लैरिटी आई। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तुम्हें कुछ डाउट है बोलो, नहीं तो वो अपन ने पैराबोला में कितना बढ़िया एकदम, मतलब हम हर वो काम करते हैं जिससे टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कितना हेल्पफुल हो तुम, नहीं देखो तो लिखने में चलो अब सेकेंड पार्ट में एंटर करते हैं, दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ड्रॉपर में हमें ये आइडिया होता है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कुछ एक बेसिक बातें तो हम पहले ही से जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, पहली बार हम ऑर्गेनाइज तरीके से इसको टाइप के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो यहां साइड में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एंड 1 डिग्री, तो अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री के ही सॉल्व करने हैं ना, ये जेई का सिलेबस है। अच्छा, ये डजंट मीन कि हम
सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड डिग्री इनको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। रुको तो उनके आगे अलग मेथड्स होते हैं, उनके आगे अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमें यहाँ नहीं पढ़ना, है ना। अब ये कॉन्फिडेंस हमें रखना है ना, कि नहीं सिलेबस तो यही है। तो अब अगर हमें कुछ भी हायर ऑर्डर या कुछ भी हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लुक में दिखी, है ना, तो वहाँ जैसे अभी तुमने कहा उसको फिर हम ये मान के चलेंगे कि वो इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, वो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो कि हम पहले करते आए हैं। रिकॉल करो, जितने हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में प्रूविंग के क्वेश्चन किए वो सब हायर ऑर्डर वाले थे, डबल डैश ट्रिपल डैश में भी प्रूव किया, ठीक है ना। तो हमें जो सीखना है सॉल्व करना वो फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री का, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो उसका जनरल सॉल्यूशन, दूसरा उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलता क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। तो वो जो फैमिली ऑफ कर्व मिलता है उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर हम उस फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर पूछ रहे हैं, जैसे मैं बोलूं क्या, सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट y ऑफ 0 इज 2, मतलब वो जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उनमें से वो पर्टिकुलर मेंबर चाहिए जो 0,2 से पास कर, है ना। अच्छा, जो फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं उनमें फर्स्ट ऑर्डर वाले में खास बात क्या होगी, वो पैरेलल शिफ्ट से ही तो मिल रहे होंगे, तो वो जो बहुत सारे कर्व्स है उनमें से एक पर्टिकुलर मेंबर को निकालना है तो दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओवरऑल सारे कवर करने हैं तो दैट इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहला टाइप होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि सबसे आसान है ना। इसमें क्या होता है, आपको x और y, अरे बस रुक जा, इसमें क्या, मैं टाइम दूंगा बीच बीच में ढंग के क्वेश्चन में सोचने का, ठीक है। एक बार को समरी बनाओ ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, तो सबसे पहले यही सोचना है कि x और y सेपरेट हो सकते हैं क्या, जो कि यहां हो रहे हैं, है ना, यहां हो रहे हैं। तो आपको ये अगला स्टेप में क्या दिख रहा है पता है, x dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y dy अपॉन y dy अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। अब देखो जैसे हम अच्छा मेनली ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ना, तो वहां पे हम एक बात करते थे कि भाई मेथड टू मेथड आंसर वेरी कर सकता है। तो यहाँ भी अगर सूटेबल तरीका नहीं पकड़ोगे, अरे माधव बस कर देख इधर, यहाँ भी अगर सूटेबल तरीका नहीं पकड़ोगे तो फिर आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, खेल किसका है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को वाइजली चूज करना, ठीक है ना, ऐसा चूज करना है जिससे कर्व सिंपल फॉर्म में आता दिखे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहां पर देखो मैंने क्या करा, केयरफुली देखना, मैंने क्या करा, वो साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक 2 भी खुद से डाल दिया। क्यों डाला है, वो फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये हो गया ln mod x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ln mod, है ना, और इक्वल्स टू c। अब ये ध्यान रखना है, सुनो। अब मैं यहां क्या करूंगा, नहीं ln c भी नहीं, सुनो ना, मैंने यहां पर एक कुछ c1 डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अगर देखा जाए तो इसको अलग से तोड़ो तो ये ln c1 है, उधर जाके घट के माइनस ln c1, वही c1 मैं यहां भी रख सकता था, ठीक है ना। अब मैं काम ऐसा कर रहा हूं जिससे कर्व एकदम सिंपल लुक में आए, ठीक है ना। तो अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। मैंने यहां रख दिया, है ना। अब आप में से किसी ने सर ln c, तो ठीक है ln c कर दो इधर, है ना। अब मान लो इसको यहां से हटाते हैं और हम यहां मान लो ln c कर रहे हैं, तो इस 0 की जगह हम, है ना, क्या करते हैं, माइनस ln c कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ लो, 0 की जगह हम माइनस ln c1, चलो ln c नहीं ln c1 कर, लास्ट में एक फाइनल c रखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये क्या होगा,
ये एक्चुअली, या चलो एक काम करते हैं, इसको ln c1 ही रखो, ठीक है ना, और इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, ln mod y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और ln c1 अपॉन mod x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, c1 अपॉन mod x स्क्वायर माइनस 1। और अब देखो अंदर से ln को उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये अगले स्टेप में क्या आया, mod y स्क्वायर माइनस 1 c1 अपॉन mod x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां ये मजेदार है, अब आप ये मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा कुछ, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर वो जो प्लस माइनस आता उससे फाइनल फॉर्मेट दिया। कितने लोग बात समझ गए? तो मॉड वर्ड सब हट जाता है, ठीक है ना। मतलब जो अपना यहां ये प्लस माइनस आता, क्या आता अगले स्टेप में कायदे से, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो जो प्लस माइनस c1 है उसकी जगह एक नया आर्बिट्ररी डाल दिया c। तो फाइनली जो आपको फंक्शन का लुक नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। ये इसका एक फाइनल फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, ये समस्या आपको जनरल सॉल्यूशन के वक्त आएगी, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आओगे तो फिर ये समस्या नहीं है, वहां फिर वो अपने आप वो लुक सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मिलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है ना। वो तो हम जेई मेन पीवाईक्यू करेंगे तो हमें समझ आएगा, या एडवांस वाली पीवाईक्यू करेंगे तो, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको कुछ एक आए हुए क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट अ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स पास थ्रू द पॉइंट 0,5 एंड ln 2, अब कह रहा है इफ द कर्व सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो पड़ा हुआ है, देन k इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, देखो 2 3 प्लस वाई ई की पावर 2x dx इक्वल्स टू 7 प्लस ई की पावर 2x और इंटू डी वाई। अब y को एक तरफ करते हैं, x को एक तरफ करते हैं। अरे ध्यान दो रहने दो, देखो ये, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो जरा देखना, तो यहां से हम कह पा रहे हैं dy अपॉन 3 प्लस वाई और इक्वल्स टू 2 ई की पावर 2x dx और अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x, ठीक है ना। तो अब बोथ साइड्स क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, है ना। तो जब इंटीग्रेट किया तो ये आया ln मॉड, और ये तो प्रॉपर देखो dt बाई टी बना हुआ नहीं, तो ये हो गया ln, अच्छा मॉड की यहां कोई इज्जत रही नहीं क्योंकि अंदर क्या है 7 प्लस ई की पावर 2x, तो ये आ गया ln 7 प्लस ई की पावर 2x। और गौर करो फिर से हम यहां पर कुछ दे देते हैं c1, दे दिए, ठीक है। अब दे दिए c1, तो अब यहां अंदर मॉड वाली चीज को इक्वेट करो, सॉरी ln के अंदर की चीज को इक्वेट करो, तो आप यहां क्या कह पा रहे हो, y प्लस 3 इक्वल्स टू c1 इंटू 7 प्लस ई की पावर 2x, ठीक है। और उसके बाद देखो तो अब ये मॉड हटाते हैं, तो मॉड हटाओगे तो यहां क्या बनेगा, प्लस माइनस c1, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां से हम जो फैमिली ऑफ कर्व निकाल पाए वो क्या निकाल पाए, y प्लस 3 इक्वल्स टू c इंटू ई की पावर 2x प्लस 7, चलेगा क्या, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले कोई मुझे c बता दे, तो द कर्व इज पासिंग थ्रू 0,5, तो 0,5 से सेटिस्फाई कराओ, तो क्या हो गया 5 प्लस 3 इक्वल्स टू c और 1 प्लस 7, तो देयरफॉर c की वैल्यू आ गई 1। तो हमें जो कर्व दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, y प्लस, अच्छा देखो ना ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो अकॉर्डिंगली अपने आप वैल्यू ले लेगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है ना। तो अब यहां y प्लस 3 आ गया क्या, e की पावर 2x प्लस 7। अब देखो अपने को इसका मतलब y क्या आया, e की पावर 2x
+4। अब गौर करो, ये हुआ, इसको हम कहते हैं कि हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला। लेकिन क्वेश्चन यहां क्या पूछ रहा है कि अगर ये कर्व ln2, k से भी पास कर रहा है तो वैल्यू ऑफ k, है ना। तो देखो जरा यहां पर अगर हम रखते हैं x को ln2, तो ये हो गया क्या, y हो जाएगा k। तो k इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर 2 ln2 और +4। तो एक्चुअली e की पावर 2 ln2 +4 का मतलब क्या हो गया, 4 + 4 यानी कि 8, है ना। एक बार आप अच्छे से वहां टाइम दे दोगे ना, 1 दिन 2 दिन जितना रिक्वायर्ड है जेईई मेन पीवाईक्यू में, अपने आप ये स्किल आपका डेवलप हो जाना है। बहुत बढ़िया कलेक्शन है क्वेश्चंस का, ठीक है ना। देखो फिर देखो एक और क्वेश्चन प्लान है। लेट y = yx बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जहां y0 1 है और y π/4 पूछा है क्या होगा, ठीक है। अब फिर देखो ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं जरा देखना। तो इसको मैं कर रहा हूं सारा y एक तरफ, तो dy अपॉन 1 + y², dy अपॉन 1 + y² और इक्वल्स टू माइनस, देखा जाए तो e की पावर 10x इंटू sec²x, एक और स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, sec² और 1 + e की पावर 2 10x इंटू dx। चलेगा क्या, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इंटीग्रेट करा तो लेफ्ट साइड क्या आया, tan इनवर्स y। राइट साइड भी क्या है, अगर देखो तो tan x को t मानो, तो सॉरी e की पावर tan x को t मानो, तो ये e की पावर tan x इंटू sec² dx क्या, अरे काहे परेशान हो, देखो ना, e की पावर tan x को t मानो तो e की पावर tan x इंटू sec² dx क्या होगा, dt। तो इट इज बिहेविंग लाइक dt अपॉन 1 + t²। तो dt अपॉन 1 + t², तो ये हमें क्या फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, छोड़ो इधर देखो, e की पावर tan x इंटू sec² dx और अपॉन इसको मैं लिख लेता हूं e की पावर tan x का स्क्वायर। अब अगर हम e की पावर tan x को t मानेंगे तो क्या होगा, e की पावर tan x इंटू sec² dx विल बी dt, है ना। तो ये जो अपना इंटीग्रल है i, ये i क्या बन जाएगा, ये बनेगा dt और अपॉन मतलब tan इनवर्स t। तो यहां पर इसको आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स क्या, e की पावर tan x। अब यहां कोई चॉइस नहीं, यहां हमें अलग से c रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, सबसे पहला डेटा है y0 = 1, तो उसे c निकालते हैं। तो y0 = 1 का मतलब क्या हो गया, बेसिकली x = 0 पर y क्या है, 1 है। तो ये tan इनवर्स 1, ठीक है, क्या हो गया, कहाँ, हाँ सॉरी ये माइनस भी आएगा, सॉरी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे माइनस वो मिस कर दिया है। तो y = 1 पे tan इनवर्स हो गया π/4, फिर माइनस ये अपने पास फिर से π/4, है ना। तो ये π/4 और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, π/4। तो देयरफॉर फाइनली अपने पास ये लिखा हुआ है tan इनवर्स y और इक्वल्स टू क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स e की पावर tan x। अब कुछ अच्छा फील हुआ क्या, इट इज नाउ cot इनवर्स e की पावर tan x। तो देयरफॉर tan इनवर्स y इक्वल्स टू cot इनवर्स e की पावर tan x, और e की पावर tan x तो कोई पॉजिटिव चीज होगी, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ गया, e की पावर -tan x, है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। अब फर्दर यहां क्या पूछा है कि y π/4 क्या, तो y π/4, तो देयरफॉर y π/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर -tan π/4 यानी कि -1। तो आंसर इज 1/e। ये एकदम स्मूथनेस आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब 100-125 क्वेश्चंस करेंगे, आंसर तक रीच करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में मजेदार बात क्या होगी, आंसर आएगा,
अगर हम किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हो किसी बुक से या मॉड्यूल से कर रहे होंगे तो वहां पे हमेशा ये डाउट बना रहेगा कि अरे हो सकता है मेरा वाला तरीका सही हो, वहां से आंसर मैच नहीं किया। इसीलिए कह रहा हूं सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू। एक तो ऑब्जेक्टिव ट्रेंड पकड़ में आएगा और दूसरा एकदम आंसर तक लाने की हैबिट बनेगी, ठीक है ना। देखो फिर कह रहा है इफ द सोल्यूशन yx ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे सॉरी, if the solution yx of the given differential equation e की पावर y plus 1 cos x dx plus e की पावर y sin x dy equals to 0 passes through the point pi by 2 comma 0, then e की पावर y of pi by 6 चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या किया, फिर से वेरिएबल सेपरेबल, तो ये क्या बन रहा है जरा देखना, e की पावर y dy और अपॉन 1 प्लस e की पावर y, और दूसरी तरफ ले जाके कर देते हैं माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यानी कि कॉट एक्स डी एक्स। चलेगा क्या? मत करो, ठीक है। और अब बोथ साइड्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो यहां तो ये क्या बना, डी टी बाई टी है। अच्छा मॉड का लफड़ा यहां रहेगा नहीं, 1 प्लस ए की पावर वाई, और कॉट एक्स क्या होता है, तो माइनस एल एन मॉड साइन एक्स, ठीक है ना। और यहाँ देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, अलग से जोड़ देते हैं एल एन सी वन, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ पर तो ये अपने पास क्या हुआ, इसका मतलब 1 प्लस ई की पावर वाई को आप क्या लिख पाओगे, C1 अपॉन मॉड साइन एक्स, है ना, C1 अपॉन मॉड साइन एक्स, है ना। मोर जनरलाइज, मॉड हटा दो, जो प्लस माइनस C1 आया इसकी जगह C रख दो, तो यहां से ये क्या आया, e की पावर y इक्वल्स टू C कोसेक x, ये सुनो, C इंटू, या C यहां गड़बड़ कर रहा है, लैम्डा कोसेक x और माइनस, तो ये हम कर्व को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब डेटा क्या है, कह रहा है द पॉइंट द कर्व पासेस थ्रू पाई बाई 2 कॉमा 0, तो पाई बाई 2 कॉमा 0 मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2 पर y क्या है, 0 है, तो ये क्या आ गया 1, ठीक है ना, और 1 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो देयरफॉर e की पावर y, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें क्या दिख रहा है, 2 कोसेक x माइनस 1, तो अपने से क्या पूछा है, e की पावर y पाई बाई 6, तो e की पावर देयरफॉर e की पावर y एट पाई बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 और कोसेक पाई बाई 6, है ना, तो कोसेक पाई बाई 6 हो गया इनटू 2 और माइनस 1, कितना आ गया, एकदम स्मूथ फिनिशिंग, ठीक है ना। जैसे देखो ये कह रहा है इफ y इक्वल्स टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से जो लिख रखा है ना, x ग्रेटर देन 2 है। अब ये थोड़ा मजेदार है, देखना लास्ट तक पहुंचने में हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। y4 दे रखा है 3/2 एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ y10 इज, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं, तो फिर से हमें वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3y और इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। और अब हम इसको कर जाते हैं इंटीग्रेट, तो इधर तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, तो इधर पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 1 अपॉन y माइनस 3, ठीक है ना, और माइनस 1 बाई वाई, और बाहर 1/3 और dy, है ना, और इधर तो ये इंटीग्रेबल, ठीक है ना, ये क्या है 1/2a यानी कि 1/4 और ln x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का मॉड। अब क्या हुआ, ध्यान दो, अब ये 1/3 और इसको हम क्या लिख लेंगे,
ln mod y माइनस 3 अपॉन y इक्वल्स टू 1/4 और ln, ठीक है ना, और प्लस समथिंग ln c1, ठीक है। और अब यहां पर ये डेटा यूज करते हैं, क्या दे रखा है, y4 इक्वल टू 3/2, तो मतलब जब x 4 है तो y 3/2 है। अब इसको जरा रखो तो ये आ जाएगा 1/3 और ln, और 3/2 रखा तो ये ln 1 है, मतलब क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 1/4 और इधर क्या आ गया 4 माइनस 2 2, और यानी कि ln 1/3 और प्लस ln, अच्छा यहाँ c1 का कोई लॉजिक नहीं था, अल्टीमेटली तो c निकाल रहा है, प्लस ln c, तो ये अपने पास ln c, ठीक है ना। अब ln 1 तो हो गया 0, ठीक है ना, तो अब इस ln c की जगह क्या आएगा, -1/4 ln 1/3, तो देयरफॉर ये पूरी चीज मैं यहां कॉपी मारता हूं, ठीक है ना, ये पूरी चीज यहां कॉपी मारता हूं, और यहां पर ये जो प्लस ln c है इसकी जगह क्या रख देता हूं, माइनस ऑफ 1/4, यस और नो, माइनस ऑफ 1/4 ln 1/3, यानी कि हम कह सकते हैं प्लस ऑफ, चलेगा, प्लस ऑफ 1/4 ln 3, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ अपने पास, अच्छा एक चीज और देखो, यहां x ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो x ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो इसकी वजह से इस मॉड की कोई इज्जत रही नहीं, ये पॉजिटिव चीज है। तो देखो फाइनली हम कहां पहुंचे हुए हैं, 1/3 ln, या 3 को उधर भेज दो, तो ln mod y माइनस 3, अभी वो डिफिकल्टी आने वाली है देखना, और अपॉन y, ठीक है, और ये 3/4 है ना, तो 3/4 और ln ऑफ 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन, चलेगा क्या, मॉड हम हटा दिए, ठीक है ना, तो अगले स्टेप में 3/4 पावर में चला जाएगा, बोलो, तो हम कहां पहुंचे हुए हैं, हम यहां पहुंचे हुए, देखो मॉड ऑफ y माइनस 3 और अपॉन y, ठीक है, और इसको 3/4 पावर में दो, तो ये हो गया अपने पास क्या, 3 इंटू x माइनस 2 और अपॉन, और पूरे पे पावर 3/4, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अच्छा y4 3/2 तो यूज कर चुके, है ना, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, y10 नहीं, तो y10 यहां पर, अब जैसे मान लो मैं यहां पर रख दो इसको, मॉड ऑफ y10 और -3 अपॉन y10, ठीक है, और इधर x की जगह क्या डाल देता हूं 10, तो ये क्या हुआ जरा देखना, 3 इंटू 8/12 की पावर 3/4, बोलो, ठीक है ना। तो अब यहां समस्या क्या है, ये मॉड कैसे हटाएं, ठीक है ना, ये मॉड कैसे हटाएं, कौन सा वाला लें, प्लस लें कि माइनस, ये डिफिकल्टी है। अब देखो, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, ठीक है ना, तो कर्व का स्लोप कभी 0 नहीं है, इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके डेरिवेटिव का साइन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। कितने लोग बात समझ चुके हैं, बढ़िया। तो डेरिवेटिव का साइन यूनिफॉर्म होगा, तो जरा देखो तो यहां पर इसका जो dy/dx है वो एक्चुअली क्या है, dy/dx जो है अगर देखा जाए तो ये है अपने पास y² माइनस 3y और अपॉन x² माइनस 4, और देखो अब यहां एक अपना डेटा है ना, तो जब x 4 है तो y 3/2 है, तो उसमें यहां रख के देखो तो आपको ये डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, नहीं समझ आए, बोलो ना। तो अगर आपको y4 3/2 पर
मतलब x इक्वल टू 4 पर y 3/2 है, वो इस गोले में रख रहे हो तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, इसका मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां से हमें ये क्लैरिटी है कि dy by dx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2 यूजिंग द गिवन डेटा। ठीक है ना। तो अब जरा देखो y4 है 3/2 है ना, और इसका मतलब जो भी कर्व आना है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और y4 है 3/2, तो y10 3/2 से तो कोई कम ही चीज है ना। कितने लोग बात समझ चुके हो। तो अब y10 3/2 से कोई कम ही चीज है ना। तो आपको यहां से क्या फील हुआ, ये मॉड से फ्री होगा विथ माइनस साइन। ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर आप इसको कह पा रहे हो क्या, माइनस ऑफ y10 और +3 और अपॉन y10, ठीक है ना, और इक्वल्स टू ये क्या हो गया अपने पास 2 की पावर इनफैक्ट 8 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/4। ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, y10 को कुछ मान लेते हैं अल्फा, तो ये हमें क्या दिख रहा है, माइनस अल्फा प्लस थ्री इक्वल्स टू क्या 8 की पावर 1/4 अल्फा। ठीक है ना। तो यहां से अब एक तरफ ले जाओ तो अल्फा इंटू 1 + 8 की पावर 1/4 इक्वल्स टू क्या आएगा 3 आएगा नहीं। तो देयरफॉर अल्फा क्या हो गया 3 अपॉन हाँ क्या कहाँ पे, तो क्या बोल रही है, देखो टाइम खाना शुरू कर दिया। देखो फाइनली अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ए 3/1 + 8 की पावर 1/4। और अगर ये क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फंसेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से टाइप बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एंटर करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप है, अच्छा अभी हम क्या डील कर रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक है उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे लेके आना। ठीक है ना। अब आगे जो भी चीज है अगर वो हमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं दिख रही तो कुछ ऐसा तिकड़म करेंगे जिससे कि वो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाए, मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहला आ रहा है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का लुक ऐसा दिखा, dy by dx इक्वल्स टू f of ax plus by plus c। ठीक है ना। तो f of ax plus by plus c, तो यहां पे करना क्या है आपको, जो भी ax plus by plus c है इसको कुछ नया वेरिएबल मान लेना है t, है ना। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो a plus b dy by dx हो जाएगा dt by dx, और फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा जैसे हम अगर इसमें बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर लें तो b dy by dx को क्या लिख पाओगे आप, dt by dx माइनस a और b ऑफ ft। ठीक है ना। और अब देखो तो यहां से dt by dx और इक्वल्स टू a प्लस b ऑफ ft। अब ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है ना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक आ रहा है। पहली बात तो देखो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो हमें दिखा कि अरे जैसे हम इसको t मानेंगे मामला खत्म। तो एक बार मानते हैं, तो 10x प्लस 8y को अगर t माने तो ये हो गया 10 + 8 dy by dx इक्वल्स टू dt by dx, 10 + 8 dy by dx इक्वल्स टू dt by dx, है ना। अब इसको 8 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिख रहा है, क्या dt by dx माइनस 10 और इक्वल्स टू 8 cos t, है ना। तो अगर देखा जाए तो 10 उधर भेजेंगे फिर नीचे खींचेंगे तो ये फाइनली हम कहां पहुंचे, dt अपॉन 10 + 8 cos t और इक्वल्स टू dx। अब क्या करेंगे, हाफ एंगल पे लेके चले आएंगे। ठीक है ना। तो हाफ एंगल पे लेके चले आएंगे तो ये हो गया अपने पास क्या, ऊपर
सेक स्क्वायर टी बाई 2 और नीचे हो गया 10 प्लस 10 10 स्क्वायर टी बाई 2, बोलो, और प्लस 8 माइनस 8 10 स्क्वायर टी बाई 2। बात नहीं ऐसा, और dt, और राइट साइड क्या हुआ dx, है ना। और फाइनली अब देखो तो ये आ गया अपने पास कितना, सेक स्क्वायर टी बाई 2 dt और अपॉन 2 10 स्क्वायर टी बाई 2, है ना, और प्लस 18। और नाउ वी कैन सॉल्व। अब ये मैं वी कैन सॉल्व बोलूँ तो फिर इसको आगे पूरा करना। अब फिर से एक बार हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। हम तो सीधा देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आए, कह रहा है y इक्वल्स टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू टी वाई, जहां y जीरो क्या है -2। अब कह रहा है लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस। तो एक बार पहले फोकस किस पे रखना है कि y इक्वल्स टू वाई एक्स निकले, फिर आगे की बात करें। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो टाइप पकड़ में आ गया, क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का कुछ फंक्शन, ठीक है ना। तो देखो इसको हमने पहले तो फोकस रहो, x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं, ओहो, और अब क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 को मानते हैं t, है ना। तो ये क्या हुआ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स -1 और इक्वल्स टू टी स्क्वायर, बोलो है ना, ठीक है ना। तो यहां से फिर हम एक तरफ ले आए, तो ये डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और उधर क्या हो गया डी एक्स, है ना। और इंटीग्रेट का, अरे ध्यान दो, इंटीग्रेट करा तो ये क्या है tan इनवर्स t इक्वल्स टू एक्स प्लस, यहाँ कांस्टेंट का तो कोई चॉइस था नहीं, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हुआ, अब tan इनवर्स t इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, मतलब ये हमें क्या दिख रहा है, tan इनवर्स और x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस। अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे c बताए, है ना। अरे छटपट मत करो, देखो जब कोई मुझे c बताए तो y0 है -2, तो y0 है -2, मतलब जहां जहां x है वहां डालते हैं 0 और जहां y है वहां -2। तो देखो ये क्या हुआ, tan इनवर्स और ये हो गया अपने पास 0 और इक्वल्स टू, यानी कि c हो गया 0। तो c हो गया 0। तो अब देखो यहाँ पर, अब फाइनली हमारे पास जो कर्व आ रहा है वो आ रहा है y प्लस एक्स प्लस 2 और इक्वल्स टू 10x, चलेगा, है ना। तो यहां से y क्या आ गया, 10x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है ना। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो आगे की कहानी क्या कह रहा है कि लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इन 0 to π/3 बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो यहां पे अगर हम x को रोक रहे हैं 0 to, और इस फंक्शन के मैक्स मिन की बात कर रहे हैं, है ना, कौन डिसाइड करेगा, y डैश। तो y डैश जरा देखो तो क्या है, सेक स्क्वायर x -1, बोलो, यानी कि क्या पॉजिटिव 0, मतलब इनफैक्ट 0 पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब कर्व क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब हमें जो अल्फा मिलेगा वो किस पर, अल्फा एंड बीटा, मैक्सिमम और मिनिमम। अल्फा मिलेगा π/3 पर, बीटा मिलेगा 0 पर। तो देयरफॉर यहां से हम अल्फा इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, π/3, है ना। क्या बोलना, अरे बेवकूफ, यहां ये डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है
और इस डोमेन में जो y इक्वल टू वाई एक्स आया उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट देखना है। चुप रह। तो अल्फा पाई बाई 3 पर यानी कि tan पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 यानी कि √3 माइनस पाई बाई 3 -2, ठीक है ना। और बीटा कहां पर होगा? 0 पर, तो बीटा क्या हो गया? 0 -0 -2। तो देयरफॉर अपने पास अल्फा क्या रखा है? देखो देखो अब ये कैलकुलेशन करते हैं। क्या चाहिए हमें? 3 अल्फा प्लस पाई, तो 3 अल्फा प्लस पाई का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब 3 अल्फा प्लस पाई, 3 अल्फा प्लस पाई को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू √3 -2 यानी कि 3 √3 -6। तो ये लिखा हुआ है 3 √3 -6 का स्क्वायर, ठीक है ना। और बीटा स्क्वायर मतलब क्या हो गया? बीटा स्क्वायर हुआ 4, है ना। अब इसको प्रोसीड कर जाते हैं। तो ये अपने पास कितना हो गया जरा देखो, तो 36 + 4 40, ठीक है। और 40 और 27 67 और माइनस 36 √3, ठीक है ना। तो अपने से क्या पूछा है? अल्फा प्लस डेल्टा। तो अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा इज 30, ठीक है। तो